तो बच्चों, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान कक्षा 10वीं में जो हमारा 8 नंबर का पाठ है पर्यटन और इतिहास, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने राज्यशास्त्र का चौथा पाठ देखा। आज हम इतिहास का 8वां पाठ देखेंगे। तो सबके पास किताब होना चाहिए। सबके पास किताब है ना? चलो निकालो जल्दी जल्दी किताब। किताब सामने होना ही चाहिए। किताब अगर सामने रहा तो हमारा आत्मविश्वास अच्छा रहता है, अध्ययन करने में हमारा ध्यान रहता है, हमारा मन भटकता नहीं इधर उधर। चलो निकाली किताब। हाँ, और साथ में कलम रखो, कागज रखो और आवश्यक बातों को अंडरलाइन करो। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो चलो हम देखते हैं पर्यटन और इतिहास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है पर्यटन की परंपरा। बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें, उसमें पहला मुद्दा है पर्यटन की परंपरा। तो पर्यटन यानी क्या होता है यह जानना जरूरी है। तो बच्चों, पर्यटन यानी घूमना, सैर सपाटा करना, कोई अनजान प्रदेशों पर जाना, उसको देखना, यानी पर्यटन होता है। उसकी यहां पर परिभाषा भी दी है। विशिष्ट उद्देश्य, कोई तो भी घूमने के दृष्टि से दूर दूर के जगहों पर जाने वाले सैर को पर्यटन कहते हैं। आपने अनेक जगहों पर गए होंगे, गए ना कभी? हाँ, दिवाली की छुट्टी में जाते हैं, ग्रीष्म काल की छुट्टी रहती है उसमें जाते हैं, या बीच में कहीं पर भी जाते रहते हैं। हाँ, तो ये आप लोगों के लिए नया विषय नहीं है। मैं आपको इस पाठ में, इस अध्यापन में कुछ अनजान प्रदेश के भी सैर कराऊंगा। मेरे साथ में तुमने बने रहना है। आपने कुछ प्रदेश को देखा होगा, चलो अच्छी बात है, आपको कुछ स्मरण हो जाएगा, कुछ यादें ताजे हो जाएंगी, और कुछ नए भी प्रदेश में आपको घुमाने लेके जा रहा हूं निःशुल्क, घर बैठे बैठे। है ना सब तैयार? हाँ, तो घर बैठना है और पर्यटन की सैर करना है। तो चलो सब तैयार रहो। तो ये होगी, अर्थ हो गया पर्यटन का। अब इसकी परंपरा देखो। भारत में प्राचीन काल से घूमने की परंपरा है बच्चों। मेले देखते हैं, उत्सव देखते हैं, तीर्थटन यानी काशी, बनारस, पंढरपुर, हरिद्वार, इन जगह पर हम जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ प्रदेश में जाते हैं। धार्मिक उद्देश्यों से पर्यटन भी करते हैं। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी शिरडी जाते हैं, कभी आनंद सागर जाते हैं, अनेक जगहों पर जाते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए भी घूमने के लिए जाते हैं। विद्या अध्ययन और व्यापार के लिए भी लोग दूर दूर जाते हैं। विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम दूर दूर जाते हैं। कभी हम पुणे जाते हैं, कभी बेंगलोर जाते हैं, कहीं इंग्लैंड जाते हैं, कहीं अमेरिका जाते हैं। यह भी पर्यटन का भाग है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो। नए प्रदेशों की खोज करना, व्यापार तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना उद्देश्य यूरोप के लोग पर्यटन करते हैं। आपको मालूम होगा, हमारे भारत में जो ईसाई धर्म का प्रसार हुआ है, तो अंग्रेजों ने नए प्रदेशों को ढूंढा और वहां पर ईसाई धर्म का प्रसार किया। हमारे यहाँ का यह धर्म नहीं है। उन्होंने नए प्रदेशों को ढूंढा और जहां जहां पर गए उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया, धार्मिक कार्य भी किया, शिक्षा भी उन्होंने खोले, विद्यादान का भी काम करने लगे। ऐसे अनेक कार्यों से वो क्या करने लगे? पर्यटन करने लगे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है, पार्ट बहुत ही बढ़िया है। मेरे साथ में तैयार रहने का, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपका मन लगेगा कि अब तांडेकर सर आगे क्या पढ़ाने वाले, आगे क्या पढ़ाएंगे,
आगे क्या होगा, बहुत ही मैंने मेहनत करके वीडियो बनाए हैं, आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा, आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। बहुत ही बढ़िया पीपीटी बनी हुई है। तो देखेंगे, क्या आप जानते हैं क्या अंतर्गत धार्मिक पर्यटन के बारे में देखेंगे। धर्म के आधार पर कुछ यात्राएं की गई है। तो देखेंगे सबसे पहले है गौतम बुद्ध का नाम है। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, ये उनके क्या है, शिष्य है। यहां पर देखिए गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षु, यह है बौद्ध भिक्षु। लोगों में जागृति लाने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत ही नहीं, देश विदेश के उन्होंने भी यात्राएं की, देश विदेशों तक भी उन्होंने क्या है, घूमा। ये सब उल्लेख मिलता है बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजपाट छोड़ दिया और उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। ये उनके भिक्षु वगैरह, ये धार्मिक पर्यटन कहेंगे इसको बच्चों। धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने क्या किया, पर्यटन किया। तो ये एक हो गया। आगे देखेंगे जैन मुनि, ये देखिए जैन मुनि, जैन धर्म के लोग। यहां पर हम पढ़ेंगे जैन मुनि और साधु भी संपूर्ण भारत में भ्रमण करते थे। ये भी धार्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। जैन मुनि ने धार्मिक कार्य के लिए भ्रमण किया, सैर सपाटा किया। तीसरा है, ये देखिए चीनी यात्री है। यहां पर देखेंगे हम, देखो ये चीनी यात्री है युआन श्वांग। सन 630 में वो भारत आए थे। उन्होंने भारत भ्रमण किया, भारत की यात्रा की, भारत का पर्यटन किया और उन्होंने अपने किताबों में उल्लेख किया। तो समझ में आ रहा है ना, इस पार्ट में हमको क्या करना है कि घूमना है, घर बैठे बैठे एक ही जगह पर रहना है और पूरी दुनिया की सैर करना है और जानकारी प्राप्त करना है, बस कुछ नहीं। तुमको आनंद आएगा इस पार्ट में, बिल्कुल बोर नहीं लगेगा इस पार्ट में, ठीक है ना। हाँ, तो ये व्यक्ति भारत आया था, उन्होंने पर्यटन यात्रा की। चलो आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे धार्मिक पर्यटन में। देखो यहां पर यह है संत नामदेव। संत नामदेव ने भी संपूर्ण भारत की यात्रा की। ये महाराष्ट्र के नेता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर भी उन्होंने यात्रा की धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक पर्यटन देख रहे हैं। दूसरा है संत एकनाथ। ये देखिए संत एकनाथ, इन्होंने भी धार्मिक पर्यटन किया। तीसरा देखेंगे गुरु नानक देव, पंजाब के गुरु नानक देव, इन्होंने भी धार्मिक पर्यटन किया। और चौथा है रामदास स्वामी, ये भी महाराष्ट्र के प्रमुख संत है। इन्होंने भी धार्मिक पर्यटन किया, लोगों में जनजागृति लाई धर्म के बारे में। ये पर्यटन, यह है धार्मिक पर्यटन प्राचीन काल में, प्राचीन समय में। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो आगे देखेंगे, और भी आगे है। क्या आप जानते हैं क्या, अब विदेशी लोग हैं, 4-5 विदेशी लोग, उनके बारे में देखेंगे। पहला व्यक्ति है बेंजामिन ट्यूडेला। बेंजामिन ट्यूडेला है जो स्पेन का निवासी है। उसने क्या किया, देखो विश्व का पहला यूरोपीय खोजी यात्री है। पहला यात्री का श्रेय इसको जाता है जो वस्तु ढूंढने के लिए निकला। नंबर 2 में देखेंगे यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक देशों की यात्रा की। उन्होंने यूरोप महाद्वीप की यात्रा की, अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा की और एशिया महाद्वीप की यात्रा की, पर्यटन किया। तीसरा देखेंगे जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया था। उन्होंने लेखन कार्य किया। दैनंदिन आज इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। उन्होंने जहां जहां पर गए बच्चों, उन्होंने किताबों में लेखन कार्य किया, लिखा
और ये पूरी जानकारी संसार को हुई, तो उनका एक महत्वपूर्ण साहित्य तैयार हो गया। मैंने आपको अध्यापन करते समय भी मैंने बताया आपको, मैंने कुछ जगहों की यात्रा की है। मैं एक बार नागपुर गया था शिवशाही बस में, तो उसका यात्रा वर्णन लिखा है मैंने। एक बार पहली बार मुंबई गया था, तो मुंबई की भी यात्रा वर्णन का उल्लेख किया। एक बार हैदराबाद गया था, हैदराबाद का भी मैंने उल्लेख किया है। एक बार चिकलदरा गया था। तो मुझे भी यात्रा वर्णन लिखने की आदत है, और पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को भी बताया होगा कि यात्रा वर्णन करते चलो। अपने पास में एक छोटी सी डायरी होना चाहिए, जो देखा है वो लिखने का है। गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपने कुछ न कुछ लिखना है। आगे समझ में? हाँ, इसके बाद में हमेशा याद रखना, जहां की भी यात्रा करेंगे, घूमने जाएंगे, पर्यटन करेंगे, उसको लेखनी बद्ध करना अति आवश्यक है। दूसरा है, एक यात्री है मार्को पोलो। ये देखिए मार्को पोलो, यह इटली का निवासी है बच्चों। 13वीं शताब्दी में इन्होंने यात्रा की। कौन कौन सी यात्रा की देखो, यूरोप को, एशिया महाद्वीप और चीन का परिचय करा। देखिए यूरोप महाद्वीप एक अनजान प्रदेश था, यूरोप को परिचय करा एशिया महाद्वीप से और चीन का। अगर ये चीन और एशिया महाद्वीप घूमने नहीं गए रहते तो विभिन्न जानकारी मिली नहीं रहती। तो ये मार्को पोलो पर जाता है। एक आप क्या कर सकते हैं, मार्को पोलो पर एक वेब सीरीज भी है। इस वेब सीरीज को आप देख सकते हैं और आपकी जानकारी बढ़ा सकते हैं। एक हॉलीवुड वेब सीरीज है मार्को पोलो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जहाज के माध्यम से पर्यटन की सैर करते हैं। तो अवश्य देखो, अधिक जानकारी मिलेगी तुमको। मार्को पोलो एक वेब सीरीज है, अभी तक वो अंग्रेजी में है, हिंदी उसका वर्जन आया नहीं है, डब हुआ नहीं है। मैंने टीवी पर ऐड देखी है उसकी। चलो ठीक है। हाँ, दूसरा है, उसने एशिया की प्रकृति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन और व्यापार की जानकारी संसार को दी। उसने जो जो देखा बच्चों, वो सब किताब में लिखा और संसार को दी, लोगों को देखा कि ये दुनिया में देखने लायक बहुत कुछ है। बस हमें क्या करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य उन्होंने बताया। इसके कारण यूरोप और एशिया के बीच संवाद और व्यापार प्रारंभ हुआ 13वीं शताब्दी में। मध्यकाल में संपर्क बढ़ा एशिया महाद्वीप का लोगों का अफ्रीका के साथ में, अफ्रीका का यूरोप के साथ में। इस तरह से संपर्क बढ़ा, लोगों में क्या है, व्यापार बढ़ा, और तब से लेकर आज तक व्यापार फलने फूलने लगा। आज हमारा जो व्यापार है, बाजार है, बहुत बड़ा बाजार हो गया। बहुत सारे वस्तु हमारे विदेश की वस्तु हमारे पास में आने लगी और हमारी वस्तु विदेश में जाने लगी। ये सब क्या हो गया, पर्यटन के वजह से हुआ। चलो आगे देखेंगे। 3 नंबर में है इब्न बतूता। ये देखिए चित्र इब्न बतूता का, ये मोरक्को का है। अफ्रीका के ऊपर, ठीक ऊपर एक छोटा सा देश है मोरक्को, और उसके ऊपर अफ्रीका महाद्वीप, अपना यूरोप महाद्वीप है। तो मोरक्को यह अफ्रीका खंड के अंतर्गत आता है। इब्न बतूता यह व्यक्ति है, 14वीं शताब्दी में इन्होंने यात्रा की। कौन कौन सी यात्रा की, एक ही मार्ग से 2 बार यात्रा न करने की नीति रखने वाला यह इस्लामी विश्व की प्रदीर्घ यात्रा करने वाला यात्री है। यह एक इस्लामी जगत का व्यक्ति है। इनका कहना है कि एक जगह पर यात्रा की है तो उसी जगह पर जाना नहीं, दूसरी जगह पर जाना, इब्न बतूता का कहना है। उसके द्वारा लिखे गए यात्रा के अनुभव मध्य युग के इतिहास और सामाजिक जीवन को समझने में अध्येताओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अध्येताओं ना, जानकारों के लिए, रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, अनेक प्रकार के ज्ञान के लिए यह सब उनका यात्रा वर्णन काम में आता है बच्चों। ये भारत आए थे इब्न बतूता, इस पर एक फिल्म भी बनी है, एक गीत भी बना हुआ, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर।
ये गाना आपने देखा होगा। यह भारत आए थे 14वीं शताब्दी में, मध्य काल में, और उन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रमुख शहर है ग्वालियर, ग्वालियर की यात्रा की थी। और उन्होंने अपने किताबों में उल्लेख किया कि ग्वालियर बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा शहर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, अभी मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इब्न बतूता। ठीक है। चौथा है गेरहार्ट मर्केटर, जो नीदरलैंड का व्यक्ति है, जो 16वीं शताब्दी में उन्होंने यात्रा की थी। देखिए ये है गेरहार्ट मर्केटर, और यह है उनका बनाया हुआ नक्काशा। देखो इन्होंने कौन सी उपलब्धि की, इन्होंने क्या किया, संसार का मानचित्र बनाया, नक्काशा बनाया, मैप बनाया, और पृथ्वी का भूगोलक बनाने वाला पहला आरेख है। ग्लोब देखा होगा आपने, जिसे भूगोलक कहते हैं, वो ग्लोब बनाने का श्रेय इस व्यक्ति को जाता है। बच्चों देखो यहाँ पर नमूना दिया है, इस तरह से उन्होंने एक मैप बनाया। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया जानकारी मिल रही है ना तुमको। हाँ, सब तैयार रहो, जब तक पूरा वीडियो समाप्त होता नहीं, उठना नहीं, जगह पर बैठने का, पूरा वीडियो देखना ही है आपको। देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, सबको बोलो, अपने दोस्तों को बोलो, रुकना नहीं, बिल्कुल पूरा देखने का वीडियो। तो संसार का मानचित्र बनाने का श्रेय इनको जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, उसके मानचित्रों के कारण यूरोप के शोध अभियानों को गति मिली। देखिए आगे में काम मिला, बहुत सारे लोगों ने इनका अनुकरण किया, नई नई चीजें सामने आने लगी। तो पर्यटन करने से यह फायदा है बच्चों, फायदा है कि नहीं? हाँ चलो आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं, यहां पर एक व्यक्ति का नाम है विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने माझा प्रवास एक मराठी में किताब लिखी, उसका हिंदी वर्जन है मेरी यात्रा। देखो ये किताब दी है तुम्हारे सामने में। हाँ ये है 1857 का माझा प्रवास। इन्होंने एक किताब लिखी, वो किताब में क्या है देखेंगे। क्या है किताब में, देखो, महाराष्ट्र से अयोध्या और अयोध्या से वापस महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी पुस्तक माझा प्रवास में अपनी यात्रा के अनुभव लिखे। उन्होंने महाराष्ट्र के थे, वो शायद पुणे के आसपास रहते होंगे, वो महाराष्ट्र से कहां गए, उत्तर प्रदेश गए। कौन से शहर में? अयोध्या गए, और अयोध्या से महाराष्ट्र में आए। तो उसका पूरा वर्णन उस किताब में किया है। उन्होंने नदी देखे, पहाड़ देखे, तालाब देखे, झरने देखे, रास्ते देखे, जो जो देखा उसका पूरा वर्णन उन्होंने किया है। और क्या किया इन्होंने, देखो 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के प्रत्यक्ष गवाह थे। आपको मालूम है 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 का, उसका वो गवाह थे। उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने देखा और उसका लेखन कार्य किया, लिखा उन्होंने। ये पुस्तक है वो 1857 के समय की। देखिए अगर भविष्य में आपको ये किताब मिलती है तो आप अवश्य पढ़िए, और उस समय का सामाजिक राजनीतिक वातावरण कैसा है उसका अनुभव बटोरिए। है कि मजेदार, है ना मजेदार? हाँ चलो देखेंगे। राष्ट्रीय विद्रोह और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर उन्होंने विस्तृत लेखन किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, मालूम है ना तुमको, नाम तो सुना होगा। तो उसका पूरा वर्णन उन्होंने अपने किताबों में किया। वो उस समय थे, उन्होंने पूरा वर्णन किया किताब में। 1857 की लड़ाई में एक तरफ अंग्रेज थे और उस तरफ झांसी के रानी और भारतीय लोग थे, राजा महाराजा वगैरह, नेता वगैरह, उन्होंने पूरा वर्णन किया। उनके लेखन द्वारा यह बात समझ में आती है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में मराठी भाषा का स्वरूप कैसा था। मराठी भाषा में उन्होंने लिखा और मराठी भाषा को महत्व मिला। बहुत ही बढ़िया बात है। उन्होंने देखिए उस समय अगर इन्होंने यात्रा नहीं की रहती, पर्यटन नहीं किया रहता, तो अच्छी जानकारी हमको मिल ही नहीं रही थी। एक अच्छी जानकारी हमको मिल रही है कि नहीं?
हाँ, चलो आगे देखेंगे। माझा प्रवास पुस्तक को तत्कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये इतिहास बन गया। ये बड़ी अच्छी जानकारी मिली, मुझे भी ये मालूम नहीं था, लेकिन ये पाठ की वजह से मुझे ये मालूम हुआ। चलो ठीक है। थॉमस कुक नाम का एक व्यक्ति है, यह है थॉमस कुक। देखो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड का निवासी है बच्चों। इन्होंने 19वीं शताब्दी में पहली बार 600 लोगों की लिस्टर से लाफबरो की शहर का आयोजन किया। एक जगह से दूसरे जगह उन्होंने एक यात्रा की और 600 लोगों को लेकर गए। उस समय बात इंग्लैंड में पर्यटन के लिए पहली बार इसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया। समझ में आ रहा है ना। एक बार हम भी क्या किए, HVPM के माध्यम से ट्रैकिंग शुरू किया गया। हम तकरीबन 15 किलोमीटर तक चिकलदरा के जो भेड़घाट का जंगल है, मेलघाट का जो जंगल है, उस जंगल की हमने सैर सपाटी की थी। उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ी संख्या में, उसको कहेंगे ट्रैकिंग। भविष्य में तुमको अगर ऐसा अवसर मिले तो जाइए, जीवन का आनंद बटोरिए। इस व्यक्ति को पहला श्रेय जाता है। आगे है, व्यवसायिक और सामुदायिक सैर आयोजित करने वाला यह विश्व का पहला व्यक्ति था। तब से लेकर व्यवसाय बन गया और लोगों में सामुदायिक बन गया, ग्रुप बन गया। लोगों को ग्रुप तैयार करने का, व्यवसाय करना। ऐसे हजारों लोग मिलेंगे आपको कि घूमने के लिए जाते हैं, उनको कुछ पैसे मिलता है, रोजगार मिलता है और लोगों को क्या है, आनंद भी मिल जाता है। तो हमने क्या किए थे उस समय 200-200 300-300 रुपए जमा किए थे। मैं, हमारे 4-5 मित्र थे। हमारे साथ में किरकोड़ सर थे, आप किरकोड़ सर को पहचानते होंगे। सावजी सर थे, मोड़क सर थे, मैं था। ऐसे 4-5 लोग हम टीचर गए थे और बाकी के भी लोग थे, अमरावती के दूर दूर से आए हुए लोग थे। और हमने ट्रैकिंग में गए थे, चिकलदरा की यात्रा की थे, जंगल जंगल घूमने गए थे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। आगे देखेंगे, उसने संपूर्ण यूरोप के वृत्ताकार शहर को सफल बनाया था। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने संपूर्ण यूरोप को। उसने पर्यटक टिकट बेचने की एजेंसी का व्यवसाय प्रारंभ किया। देखिए ऐसा काम करके उन्होंने टिकट बेचने का व्यवसाय किया कि चलो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को घूमने के लिए भी मिलेगा। तो पहला श्रेय उनको जाता है, थॉमस कुक को। ये किताब में है बच्चों, सब किताब से लिया मैंने। हाँ, अब महत्वपूर्ण पॉइंट है पर्यटन के प्रकार। यह है पर्यटन के प्रकार और यह है उद्देश्यों के आधार पर। ये पर्यटन के प्रकार 5 प्रकार के हैं और उद्देश्यों के आधार पर 9 प्रकार के हैं। आप इनको वीडियो को पॉज कर देने का और ये अपने किताब में लिख लेने का। अब हम इसके आगे देखेंगे। चलो, अब यहां पर एक अंतर है, एक तुलना है कि देश में करना पर्यटन अच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन अच्छा है। अपने भारत देश में पर्यटन अगर करेंगे तो कैसा है और दूसरे देशों में जाएंगे तो पर्यटन कैसा है, इसके बारे में तुलना है। देखो बहुत ही छोटी सी तुलना है। यात्रा सुगम होती है अपने देश में, अगर दूसरे देशों में जाएंगे तो यात्रा कठिन होती है, आसान नहीं रहती। दूसरे देशों में कागजात की बाधा नहीं होती। भारत में घूमना है तो कागज पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर विदेश में घूमना है तो कागज हमेशा अपने पास रखना पड़ता है। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए तो हमेशा वीजा चाहिए, कागज चाहिए। वीजा की आवश्यकता नहीं होती भारत में, लेकिन दूसरे देशों में गए तो वीजा की आवश्यकता पड़ती। वीजा यानी अनुमति। भाषा की बाधा नहीं होती। भारत में घूमना है तो हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। दूसरे देशों में मराठी चलती नहीं। अगर हम तमिलनाडु गए तो वहां पर हिंदी भाषा चलती है या अंग्रेजी भाषा चलती है, भाषा की दिक्कत नहीं रहती। लेकिन विदेशी भाषा की जानकारी नहीं होने से
हमको दिक्कत जाती। जर्मनी में गए तो हम इंग्लिश ज्यादा बोल नहीं सकते, वहां पर जर्मन भाषा चलती है। रूस में गए तो रूसी भाषा चलती है, तो भाषा की दिक्कत निर्माण होती है दूसरे देशों में। मुद्रा के विषय में जानकारी होती है, भारत में रुपए चलता है, पैसा चलता है, लेकिन दूसरे देशों की मुद्रा पैसा अलग रहता है। इंग्लैंड गए तो वहां पर पाउंड चलता है, अमेरिका गए तो वहां पर डॉलर चलता है, तो वहां पर पैसे की समस्या निर्माण होती है। यह है देश में घूमने वाला पर्यटन की यह समस्या और दूसरे देश में घूमने वाले की यह समस्या, तो इसमें ज्यादा दिक्कत निर्माण होती है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब पर्यटन के प्रकार कितने हैं? पर्यटन के अनेक प्रकार है। पहला देखेंगे ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ा हुआ, जिज्ञासा निर्माण करने वाला पर्यटन होता है। किलों, युद्धों के स्थान, प्राचीन वस्तु को देखने के लिए होता है। दांडेकर नाम का एक व्यक्ति है, उसने दुर्गम भ्रमण का सैर का आयोजन किया था, इसका भी उल्लेख मिलता है। इतिहास के लिए महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे द्वारा आश्रम को देखने का भी ऐतिहासिक पर्यटन है। यह पर्यटन मैंने देखा है, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। ऐतिहासिक पर्यटन वर्धा के पास में सेवाग्राम आश्रम है, वहां पर गांधी जी का आश्रम है, और उसके ही बगल में 1-2 किलोमीटर के पास में आचार्य विनोबा भावे का भी आश्रम है। वो दोनों आश्रम मैंने देखे हैं, बढ़िया आश्रम है। समय मिले तो आप ये दोनों आश्रम को देखने के लिए परिवार के साथ में जाइए, अच्छी जगह है देखने के लिए। भौगोलिक पर्यटन देखिए दूसरा, समुद्र किनारे। समुद्र देखा है ना? हाँ, एक अद्भुत अनुभव होता है समुद्र देखना। अपने अपन महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो समुद्र पट्टा बहुत लगा हुआ है, तो समय निकाल कर जाइए और समुद्र किनारा देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। पर्वत, घाटियां, नदियों का संगम, हिम शिखर, बर्फ, कश्मीर की तरफ, अभयारण्य, जंगल सफारी आदि का स्थान मनुष्य को हमेशा आकर्षित करता है। ये जगह देखना है ना, ऐसा लगता है कि अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तरांचल का है, चित्र में आएंगे आपको। लोनार झील बुल्ढाना के पास में है। निघोज के रांजन खलगे कुंभगति का, यह भी समुद्र किनारे का प्रदेश है। आदि स्थान देखने के लिए लोग पर्यटन करते हैं, इसे भौगोलिक पर्यटन करते हैं। प्रदेश को ढूंढना है ना, भौगोलिक प्रदेश। आगे देखेंगे, ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स, देखिए कितनी सुंदर जगह है ना, बहुत ही सुंदर। कैसा लग रहा है देखने में? ये उत्तरांचल में है, बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा बहुत सारे पर्वत है वहां पर, पहाड़ी है, पठार है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। आगे देखेंगे कृषि पर्यटन। कृषि के कार्य में भी हम अनुसंधान कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ पर भी रोजगार है, यहाँ पर भी भविष्य है। और यहाँ पर एक वस्तु का जिक्र करना चाहूंगा बच्चों, इजराइल एक देश है। इजराइल यूरोप के ठीक नीचे, अफ्रीका महाद्वीप के ठीक ऊपर इजराइल एक देश है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अभिनव प्रयोग किए, अभिनव नए प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया? तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से उन्होंने खेती की, और खेती में उन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति की बच्चों, आश्चर्यजनक अद्भुत प्रगति की। समुद्र का पानी उन्होंने क्या किया? जो खारा रहता है, खेती योग्य बनाया, पीने योग्य बनाया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया उन्होंने। कृषि पर्यटन बहुत ही अच्छा काम है, और दूर दूर से लोग इजराइल में देखने के लिए आते हैं कि इजराइल ने किस प्रकार से प्रगति की खेती में। यह बहुत अच्छा पॉइंट है इजराइल देश के बारे में। स्वास्थ्य पर्यटन तबियत से संबंधित है। भारत में सस्ती और उत्तम श्रेणी की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। स्वास्थ्य केरल में है, अनेक जगहों पर है। दूर दूर से यूरोपीय लोग केरल में आते हैं और वहां पर सनबाथ लेते हैं,
वहां पर क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से वहां बहुत अच्छा काम होता है वहां पर। केरल का नाम हमेशा रहता है। सूर्य का प्रकाश विपुल मात्रा में है भारत में। भारत में चमड़ी रोग नहीं होता, चर्म रोग नहीं होता, जो विदेशों में होता है। भारत में धूप खाने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। योग शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार भारत की उपलब्धि है। देखो, भारत में योग भी शिक्षा है और आयुर्वेदिक उपचार भी है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से भी अपने शरीर को व्यायाम किया जाता है, मालिश किया जाता है। खासकर केरल में है आयुर्वेदिक उपचार। केरल में पश्चिमी देश यानी यूरोप के लोग क्या करते हैं, ये उपचार के लिए भारत आते हैं और पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन कहा जाता है। ऐसे पर्यटन को स्वास्थ्य पर्यटन कहते हैं। मैंने आपको केरल का जिक्र किया है। केरल में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं और स्वास्थ्य पर्यटन ले सकते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं केरल के बारे में। पांचवा है क्रीड़ा पर्यटन। देखिए, 20वीं शताब्दी में ये उदित हुआ, पहले नहीं था लेकिन बीच में उदित हुआ है। विंबलडन, विश्व कप, ओलंपिक जैसे खेलों को देखने के लिए दूर दूर जाते हैं। अगर इंग्लैंड में ओलंपिक रहा तो भारत के लोग वहां जाते हैं। अगर भारत में ओलंपिक रहा तो वहां के लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रीड़ा स्पर्धा होती है। मैच देखते होंगे आप लोग, क्रिकेट देखते होंगे, कबड्डी देखते होंगे, टूर्नामेंट देखते होंगे, ये सब होती रहती है। हिमालयन कार, देखिए हिमालय में ऊबड़ खाबड़ जमीन रहती है, पर्वत रहते हैं, पर्वतों पर कार के रैली होती है। वो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं बच्चों। कार रैली, कुश्ती प्रतियोगिता, मैराथन प्रतियोगिता आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के रूप में भाग लेने और दर्शक के रूप में देखने के लिए जो पर्यटन किया जाता है उसको खेल या क्रीड़ा पर्यटन कहते हैं। खेलों का आयोजन होता है अलग अलग जगहों पर, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। ये सब पर्यटन का भाग है बच्चों। तो यहां पर हम रुकते हैं। यह हमारा पहला भाग है इस पाठ का, और थोड़ी ही देर में हम दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे।